नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में सी राहुल गुप्ता। आज हम दोस्तों सीखेंगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। पहली बात, आप आज तक यही समझते थे कि जो भी चीज़ आ रही है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आ रही है या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय आ रही है। पहली बात, आपको इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। जब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं, क्या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई सिंगल पर्सन है या अलग अलग पर्सन है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन्स इफ सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी कि ये दोनों रिलेटेड पर्सन्स हैं। अब अगर रिलेटेड पर्सन्स हैं तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अब हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉई सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम करके दे रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉई प्रोवाइड सर्विसेज टू एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशनल कमिटमेंट्स वर्किंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयर। सो वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन अफोरसेड सर्विसेज। देखो दोस्तों, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के कहे अनुसार काम कर रहा है, क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है? फर्स्ट पॉइंट, दे आर रिलेटेड पर्सन्स। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई जो हमारी है वो कहती है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन एंड एम्प्लॉई वर्क्स फॉर ए कंसिडरेशन। एम्प्लॉई को वापस में कुछ पैसा मिलता है जिसके लिए वो काम करता है। तो सप्लाई की डेफिनेशन तो दोस्तों सक्सेसफुली इस पे इंप्लीमेंट हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है दोस्तों, कि अगर आप कैसे चेक करोगे कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है। इट शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। तो यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकल में बड़ा इजी समझ में आ जाएगा कि वेदर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन और नॉट, वी नीड टू चेक वेदर टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, टीडीएस ऑन सैलरीज और एनी अदर सेक्शन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस अंडर सेक्शन 192 काट रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स इकट्ठे कर रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर टीडीएस 192 सेक्शन के अलावा किसी और में कट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में या प्रोफेशनल में, तो दैट मीन्स देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक शेड्यूल 3 था जो मैंने अभी आप तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया है पूरा, अब उसका एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है। हुआ क्या, मैंने आपको बताया था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3, मतलब शेड्यूल 3 के अंदर जो लिखा हुआ होगा दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों गवर्नमेंट ने, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर एम्प्लॉय ने कोई सर्विसेज एम्प्लॉयर को दी इन रिलेशन टू, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दी इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। देयरफॉर इफ सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट सच ट्रांजैक्शन विल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 की जो हेडिंग है दोस्तों वो ये है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ तक अब हमको क्लियर हो गया है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एम्प्लॉयर सर्विसेज टू एम्प्लॉय। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या सर्विस देता है? अब मैं आपको बताता हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या सर्विस देता है। सपोज मिस्टर एक्स मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने उनको ये बोला कि भैया आप मेरा काम कर रहे हो ना, आपकी सैलरी तो है 10,000 रुपये महीना और क्लब सर्विसेज फ्री या इंश्योरेंस सर्विसेज फ्री या कैंटीन सर्विसेज फ्री। ये सर्विसेज अब एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को। अब इस केस में क्या होगा, 10,000 रुपये की सैलरी जो उसने बोली दैट इज आउट ऑफ जीएसटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है वो देख लो।
GST बच जाएगा। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय CBIC। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज provided by employer to employee would be liable to GST? For instance, whether clubs membership provided will be considered as service. The compensation to employees in the form of money is not a supply. However, fringe benefits, क्योंकि वो उस पर तो सैलरी आ गई ना दोस्तों, वो तो सैलरी हो गई, तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसको सैलरी दे रहे हैं हम। ऑब्वियसली हम उसके फॉर्म 16 में वो चीज़ें डालेंगे जिसको वो इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी की इनकम दिखाएगा, ठीक है। हाउएवर फ्रिंज बेनिफिट्स आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड आर लायबल टू टैक्स इफ नॉट एग्जेम्प्टेड। दीज आर ट्रांजैक्शंस इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड इवन इफ सप्लाइड विदाउट कंसिडरेशन द सेम आर डीम्ड सप्लाई। दोस्तों अब आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैं TCS का एम्प्लॉई हूँ, मैंने TCS के एम्प्लॉई के बेसिस पे ज्वाइन किया। मैंने उनको बोला सर आप मेरा बताओ सैलरी क्या दोगे। उन्होंने बोला जी हम आपको 15 लाख रुपए सैलरी देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने अपने दिमाग में लगाया यार, मैंने कहा बहुत टैक्स पड़ जाएगा यार, मेरा एक काम करता हूँ, मैं अपने कुछ खर्चे कंपनी की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने अपने कुछ खर्चे, गाड़ी, मैंने कहा कंपनी गाड़ी खरीद के मुझे देगी रेंट पे, ठीक है, रेंट पे दे या कैसे भी दे, दैट इज़ इमैटेरियल। कंपनी मुझे गाड़ी देगी, कंपनी मुझे ये देगी, वो देगी, वो देगी। कंपनी ने क्या किया, उन सब खर्चों का ले लिया इनपुट और मुझको दे दिया एज अ एम्प्लॉई बेनिफिट, एज अ फ्रिंज बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हो तो एम्प्लॉयर को GST चार्ज करना पड़ेगा उसके ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर उसके ऊपर GST चार्ज नहीं करेगा। मैंने कहा सर एक बात समझो आप, मेरे को एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे को तो लंच का खर्चा पड़ता है सपोज एक महीने का 5,000 रुपये। ये लंच जो है मेरा वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे, तो 5,000 रुपये महीने की आप मेरी सैलरी कम कर दो। ये टैक्स प्लानिंग लोग करते थे दोस्तों। अब एम्प्लॉयर ने तो कर दिया ये, मैंने अपना टैक्स बचा लिया, इनकम टैक्स। मैंने अपना इनकम टैक्स, क्योंकि एम्प्लॉई को तो देखो इनकम टैक्स ही देना है, उसको कोई GST नहीं देना। मैंने अपना खर्चा बचा लिया, एम्प्लॉयर ने उसका इनपुट ले लिया, तो डबल बेनिफिट हो रहा था, जिसको रोकने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में भी रूल्स बनाए। GST में उन्होंने क्या किया, अगर एम्प्लॉयर ने कोई सर्विस दी एम्प्लॉय को, अब दोस्तों आप कहोगे सर फूड और ये सब तो बहुत छोटा है, ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इतना छोटे अमाउंट के लिए कौन इतनी वर्किंग करेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा शेड्यूल 1 में प्रोवाइजो टू क्लॉज 2, ये मैंने नहीं पढ़ाया था जब रिलेटेड पर्संस का हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्संस एज पर सेक्शन 25, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। यानी कि अगर 50,000 रुपए तक की सर्विस आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इन फाइनेंशियल ईयर दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई GST का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो देखिए दोस्तों इंटरलिंकिंग कितनी ज़्यादा है इन सब की, तभी हमें अच्छे से क्लियर होगा कि ये इंटरलिंकिंग क्यों की गई है। एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, पहली बात तो एम्प्लॉय को कोई GST नहीं देना, क्यों नहीं देना, वो अगर एम्प्लॉयमेंट में है। तो अब हम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आ जाते हैं, तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वैसे टैक्स लग रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 50,000 रुपये तक अगर आप रिकवरी कर रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉय तो उस पर कोई GST, सॉरी आप फ्रिंज बेनिफिट्स अगर 50,000 रुपये तक का दे रहे हो तो उस पर कोई GST नहीं है। अब एक CBIC का प्रेस रिलीज है दोस्तों 10 जुलाई 2017 का, जिसमें क्या कहा गया है, गिफ्ट्स अप टू ए वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। ठीक है दोस्तों, आप इस सर्कुलर को चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका सर्कुलर पूरा खुल जाएगा, प्रेस रिलीज सॉरी। ठीक है दोस्तों, हाउएवर एज पर दिस प्रेस रिलीज गिफ्ट्स आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, voluntary in nature, made occasionally and can't be demanded as a matter of right by an employee in a court of law। ये गिफ्ट को डिफाइन कर रहा है दोस्तों, गिफ्ट इज नॉट डिफाइंड इन GST एक्ट। इट फॉलोज देयरफॉर दैट इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर देन द सेम विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू GST प्रोवाइडेड appropriate GST was paid when procured by the employer। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ है गिफ्ट के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में ये सर्कुलर हमें बताता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। कैंटीन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज़ अगर दिया गया है दोस्तों, ये एडवांस रूलिंग है, ये मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल डज नॉट मैटर अमाउंट रिकवर्ड और नॉट। अगर कैंटीन फैसिलिटी दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिकवरिंग पार्ट प्रीमियम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा दैट पार्ट प्रीमियम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इज नॉट ए सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। अब आप कहोगे सर ये क्या, आप तो खुद अपनी बात सेम कर रहे हो। दोस्तों ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, उनकी रूलिंग है। मेरे व्यू में अगर वो परक्विजिट है और 50,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू का मैंने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया है तो मुझे एज एन एम्प्लॉयर उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा ऑन, मतलब किसके ऊपर, जितनी भी मैंने वैल्यू दी है। अगर मैंने 60,000 का परक्विजिट दिया है तो 60,000 रुपये पूरे पे मुझे जीएसटी लगना चाहिए। 60,000 रुपये के ऊपर आइटम वाइज जीएसटी मुझे लगाना पड़ेगा। एज एन एम्प्लॉयर मैं उसको सर्विस प्रोवाइडर बन जाऊंगा या गुड्स प्रोवाइडर बन जाऊंगा। ठीक है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी एम्प्लॉयज़ को। इस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द नॉमिनल अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़। दोस्तों ये एडवांस रूलिंग है, ये कोई ठीक है अच्छी खासी वैल्यू रखती हैं, लेकिन जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ये जस्टिफाइड नहीं है एज पर माई जजमेंट, एज पर माई नॉलेज। तो although a different view has been depicted by advanced ruling authorities, but as per the author's view, GST will be applicable on fringe benefits provided by employer to employee. ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। पहली बात तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 कह देता है दे बोथ आर रिलेटेड। चलो जी, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, दे आर रिलेटेड पर्सन्स। सेकंड पॉइंट, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का क्लॉज 1 कहता है अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो दैट इज आउट ऑफ जीएसटी, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय के केस में क्या होगा दोस्तों, जीएसटी इज एप्लीकेबल, लेकिन क्लॉज 2 शेड्यूल 2 का एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि 50,000 रुपये तक की अगर वैल्यू का परक्विजिट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इजीली हम इसको समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कोई जीएसटी नहीं है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जीएसटी पूरा है, लेकिन 50,000 रुपये तक अगर पर ईयर एम्प्लॉय को परक्विजिट दिया जा रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक जजमेंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, उसके अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने डाले हुए हैं। सेक्शन केरला की एडवांस रूलिंग है ये कंपनी है, उसने कहा था कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमारे लिए प्रोविज़न ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग हमने 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लगा रखा है, हमें कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा, मैं आपको अभी रफली क्लियर कर देता हूँ। जो खाने पीने के आइटम्स हैं जैसे रेस्टोरेंट है या कुछ भी और है, उसका किसी को इनपुट अलाउड नहीं है। रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आप रेस्टोरेंट का बिल अपने बिजनेस में अगर लगाओगे उसका इनपुट अलाउड नहीं है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ सर्विसेज हैं, कुछ गुड्स हैं जिनके इनपुट्स रिस्ट्रिक्टेड है। मैं अभी सारे नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ रेलिवेंट बता रहा हूँ। तो अब हुआ क्या दोस्तों, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ने ये बोला। अब मेरा ये क्वेश्चन है दोस्तों कि आप एक बात बताओ, अगर हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की बात करें तो वो ये बोलता है कि भैया इसका इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन हमसे आउटपुट सर्विस मांग के गवर्नमेंट कैंटीन सर्विसेज पे हमसे जीएसटी ले रही है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सपोज मसाले खरीदे, कैंटीन फैसिलिटी है, मसाले के ऊपर मान लीजिए मेरा महीने का 1,000 रुपये का जीएसटी का इनपुट हुआ।
मैंने वो मसाले यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को खाने के लिए दे दिए, खाना बनाया दे दिया। अब एम्प्लॉय कहते हैं कि सर देखो हमें तो खाना फ्री में दे रहे हो, अब बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयर बोलता है अपने अकाउंटेंट को कि भैया मेरे को इस MDH के मसाले का इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं हो गया कंफ्यूज। मैंने कहा यार रेस्टोरेंट सर्विस का वैसे तो इनपुट अलाउड नहीं है, लेकिन इस केस में इनपुट अलाउड है। कैसे? प्रोवाइजो टू सेक्शन 17(5)(b), provided that input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। अब इसको अपने एम्प्लॉयज़ को मैंडेटरी था, क्योंकि 250 से ऊपर जहां वर्कर है, ये फैक्ट्री एक्ट का रूल है कि आपको खाना देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आउटपुट के ऊपर GST देने को तैयार हूं, मैंने फ्रिंज बेनिफिट दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, मैं आउटपुट पे GST दूंगा, लेकिन मैं मसाले का इनपुट लूंगा, क्योंकि 17(5)(b) के अंदर जो ये प्रोवाइजो है ये कहता है अगर ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर को ये सर्विसेज देना अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको GST का इनपुट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज काफ़ी हेक्टिक सा टॉपिक था, मतलब काफ़ी सारे क्लॉजेज वगैरह थे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और आपको आगे अपने प्रोफेशनल और प्रोफेशनली आपको ये सेक्शन हेल्प करेगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। जय हिंद दोस्तों।